नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आज चुनाव आयोग ने दोपहर 3:30 बजे एक ऐलान करने के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया है। और इस साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान पर अब ऐसे समय पर यह ऐलान किया जा रहा है जब देश में कोरोना अपने प्रचंड रूप पर है। उधर उत्तर प्रदेश में जहां पर 403 सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए सभी पार्टियां जान झोंक रही हैं। पंजाब में भी आपको बता दें करीब 117 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट हैं, जबकि मणिपुर में 60 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इन तारीखों के ऐलान के साथ ही इन सभी राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और बताया जा रहा है कि यूपी में 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकता है। साथ ही आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। मणिपुर और गोवा में एक एक चरण में चुनाव हो सकता है। पंजाब में 2 से 3 चरणों में चुनाव होने के आसार हैं और 5 राज्यों में होने वाले इन विधानसभा चुनावों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग पिछले कई दिनों से लगातार बैठक कर रहा है। इन बैठकों में कोरोना काल में होने वाले इन चुनावों को किस तरीके से या कैसे सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया जा सके, इसी को लेकर लगातार चर्चाएं भी की जा रही हैं। बैठकों में केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कोरोना की ताजा स्थिति, वैक्सीनेशन के आंकड़े समेत कई अन्य जानकारी लेने के साथ ही आईसीएमआर और एम्स के निदेशक इन तक से सलाह ले ली है। और इसके साथ ही शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाने की जिम्मेदारी उठाने वाले गृह मंत्रालय और अर्धसैनिक वालों के अधिकारियों से भी चर्चा की गई। चुनाव कोरोना के लिए सुपर स्प्रेडर ना बने, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग कई कदम उठा सकता है। इन कदमों में बड़ी रैलियां और जनसभाओं पर रोक के साथ ही चुनाव के नतीजों पर क्या क्या सावधानियां बरतनी है और नियमों का पालन करना है, उनको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर राजनीतिक बहसों का दौर लगातार जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 के विधानसभा चुनाव में नेतृत्व के सवाल पर अपने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच दूरियों के सवाल का जवाब दिया है। उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा है कि उनके और योगी आदित्यनाथ के बीच संबंध इतने मजबूत हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। ये बात केशव प्रसाद मौर्य ने एक कार्यक्रम के दौरान कही थी। और आपको बता दें कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान किया, तब से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच संबंधों की तल्खी को लेकर अटकलें चलती रही हैं। इसी बात को लेकर विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने कई बार बीजेपी पर निशाना भी साधा है और कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को दरकिनार कर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ये इनके साथ धोखा किया गया है। बता दें कि 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वोटों में सेंध लगाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। बाद में पार्टी के चुनाव जीतने के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और देश भर में कोविड के मामले तेजी के साथ और तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इसी बीच नई गाइडलाइंस भी लगातार जारी की जा रही हैं और तमिलनाडु में भी हर दिन नए केस की संख्या बढ़ती जा रही है। चेन्नई में 50 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड पॉजिटिव मिले, जबकि जानकारी के मुताबिक चेन्नई में 3 मुख्य सरकारी मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पतालों में 50 से अधिक डॉक्टर और स्टाफ संक्रमित पाया गया। इस दौरान आपको बता दें कि अब इसके बाद से ही लगातार जो कार्रवाई है तेज कर दी गई है और इसके साथ ही टेस्टिंग और ट्रेसिंग भी तेजी के साथ वहां पर की जा रही है। चेन्नई में लगातार कोरोना का कहर बना हुआ है और आपको बता दें कि संक्रमितों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कई लोगों को क्वारंटीन भी किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी चेन्नई के स्टैनली मेडिकल कॉलेज में ऊटी और कुर्ग दौरे पर गए कम से कम 30 छात्र कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। इसी कैंपस में 2 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर और 7 नर्स समेत करीब 14 अन्य स्टाफ सदस्य संक्रमित मिले।
स्टैनली कॉलेज में एक मेडिकल छात्र ने बताया है कि सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है, साथ ही वो सभी सुरक्षित हैं और उनके साथ जो भी लोग संपर्क में आए थे उनकी भी पहचान कर ली गई है। जांच में अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें भी क्वारंटीन किया जाएगा। चाइना, आपको बता दें कि चेन्नई के किलपोंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी पिछले एक हफ्ते में कम से कम 12 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी मेडिकल अस्पताल में कम से कम 50 स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित हुए थे। स्वास्थ्य कर्मियों के बीच वायरस फैलने से मरीजों के इलाज पर खासा असर पड़ा है। तमिलनाडु में शुक्रवार को 8,981 नए कोविड मामले दर्ज किए गए, जबकि कोयम्बटूर, कांचीपुरम और तिरुवनंतपुरम में संक्रमण के मामले बढ़ चुके हैं। अकेले राज्य की राजधानी चेन्नई में ही करीब 4,531 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं सरकार की ओर से लोगों को सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को साफ तौर पर कह दिया है कि वो सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू से कभी हाथ नहीं मिलाने वाले। कहा यह जा रहा है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के साथ चले जाएंगे, वो गलतफहमी पालना बंद कर दें। हमारी पार्टी कोई फर्जी और झूठी पार्टी नहीं है। हम मुख्यमंत्री की तरह सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। अब तेजस्वी के इस बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है और जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा है कि आरजेडी अपना ऑफर अपने पास रखे। राज्य सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जातीय जनगणना कराने में सक्षम है और निखिल मंडल ने यह भी कहा कि इस फ्रस्ट्रेटेड नवी फेल लड़के को अपने अध्यक्ष जगदा बाबू को समझाना चाहिए, जो उछल उछल कर ऑफर दे रहे हैं। वो भी तेजस्वी यादव का नाम लेकर अपने दम पर तो मुख्यमंत्री बन नहीं पा रहा तो ऑफर दिलवा रहा है। अजी अपना ऑफर रखो अपने घोटाले वाले बंगले में और सीएम बनने का सपना देखना बंद करो। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर सूबे के सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। चर्चाएं थी कि आरजेडी जेडीयू के साथ आ सकती है। इस संबंध में जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह ने जातीय जनगणना को लेकर बातें कही थी। जातीय जनगणना का तो बीजेपी ने साथ भी दिया था, तो क्या पार्टी बीजेपी से मिल जाएगी? हम लोग झूठी फर्जी पार्टी नहीं है। हम घुटने नहीं टेकेंगे, हमें कुर्सी का लोभ नहीं है। हम सिद्धांत से समझौता कभी नहीं करेंगे। नीतीश कुमार की तो नीति, सिद्धांत और अंतरात्मा बंगाल की खाड़ी में डूब मरी है। तीसरी नंबर की इस पार्टी में जाने का कोई मतलब नहीं है। और राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो बढ़ते कोरोना वायरस के बाद अब आज से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत की जा चुकी है। वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए जारी रहेगा। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 17,335 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ ही दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है करीब 39,000 के पार पहुंच गया है और संक्रमण की दर 17.73% हो गई है। दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है और ये कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हो गया है और सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए लागू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में बस और मेट्रो 100% क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा की इजाजत मिलेगी जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं। जांच के दौरान ऐसे लोगों को आईडी कार्ड भी दिखाना होगा। इसके अलावा अगर आपको शहर से बाहर जाना है तो आपको हवाई और रेल यात्रा के लिए इजाजत मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपके पास वैलिड टिकट का होना अनिवार्य होगा। दिल्ली में जिस तेज रफ्तार के साथ कोरोना बढ़ रहा है उसका असर दिल्ली के अस्पतालों के बाहर देखने को मिल रहा है। अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी लाइनें हैं जो कि लगातार देखने को मिल रही हैं। हालांकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ये दावा कर रही है कि अस्पतालों में हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन जल्दी ही दिल्ली में कोरोना का पीक आ सकता है और दिल्ली की सरकार हालात काबू होने में दावा कर रही है, लेकिन आंकड़े चिंताजनक है। लिहाजा तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं और दिल्ली में सोमवार को डीडीएमए की बैठक भी बुलाई गई थी। इस बैठक में कोरोना के आंकड़े और पाबंदियों के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। और देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो चली है। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,41,986 नए केस सामने आए। 285 लोगों की मौत हो गई और देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3,071 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर
4,72,169 हो गई है। इस महामारी से जान गंवाने वालों की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि उसका आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और टीकाकरण के आंकड़े की बात करें तो करीब 150 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अब बच्चों का भी टीकाकरण शुरू किया जा चुका है। आपको बता दें 15 से 18 साल के जो किशोर हैं उन्हें अब टीकाकरण दिया जाने लगा है, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी से ही कर दी गई थी। और इसके साथ साथ अब आपको बता दें कि लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। दिल्ली में आज से आपको बता दें वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि कल रात 10 बजे से शुरू होकर के जो है सोमवार की सुबह 5 बजे तक के लिए जारी रहेगा। और इसके साथ साथ आपको बता दें तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना की स्थिति बेकाबू हो चुकी है और इसी के साथ लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और सरकार की तरफ से लोगों से यही अपील की जा रही है कि जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले और मास्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल जरूर किया जाए। तो यहाँ आपको बताते चलें, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अस्पतालों के बाहर भी इस वक्त लोगों की भीड़ इकट्ठा है। मरीज जो है वहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है सरकार लगातार दावे कर रही है कि हालात नियंत्रण में है। इस दौरान टीकाकरण का आंकड़ा आपको बता दें कि 150 करोड़ के पार पहुँच चुका है। और इसी के साथ ही ये एक बेहतर खबर है और कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसके आंकड़े जो हैं चिंताजनक जताए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मुसलमानों से सामाजिक और आर्थिक संबंध नहीं रखने की एक प्रतिज्ञा दिलवाने का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद अब सनसनी फैल गई है। अब इस वायरल वीडियो के मामले में जांच शुरू कर दी गई है और इसके अलावा कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो वहीं से आपको बता दें कि सरगुजा जिले के कलेक्टर संजीव कुमार झा ने एक समाचार एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में बताया है कि पूरे मामले की गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। 2 गांव के लोगों के आपसी झगड़े को कुछ लोगों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है और इसी दौरान किसी भी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संजीव कुमार झा ने कहा है कि इस मामले में कुछ संदिग्धों की पहचान कर ली गई और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार को ही बलरामपुर जिले की सीमा पर बसे आरा गांव के कुछ लोगों ने सरगुजा जिले के कुंदीकला में एक व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट की थी। हालांकि शिकायत के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया था, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई, जिसकी वजह से इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। हालांकि बताया जा रहा है कि अपराधियों पर कमजोर धाराएं लगाई गई थी, जिसके बाद उन्हें जेल से जमानत मिली और इससे नाराज होकर लोगों ने गांव में बैठक बुलाई। फिर लाउडस्पीकर लगाकर सैकड़ों लोगों को सार्वजनिक तौर पर मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की शपथ दिलाई गई, जिसका वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है।